नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। फिक्र आपकी में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपको बता दें कि आज कौन कौन सी खास खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पुलिस की वैन में बैठे अतीक अहमद ने टीवी 9 भारतवर्ष से क्यों कहा कि मुझे मिट्टी में मिला दिया और अब रगड़ रहे हैं। आगे दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के लड्डू वाले बयान पर अशोक गहलोत हंसने लगे, लेकिन भ्रष्टाचार के बयान पर गुस्से में कौन सी गड़बड़ी कर दी। अगली खबर होगी 2024 के लिए गठबंधन बनाने दिल्ली आए नीतीश कुमार को राहुल गांधी ने क्या ऑफर दिया। क्या नीतीश राहुल की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश से लौटने के बाद अरुणाचल की जनता ने ही चीन के खिलाफ कैसे बिगुल फूंक दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाएंगे और बताएंगे गर्मी आपको किस कदर परेशान करने वाली है। दिखाएंगे कि सूरत की सड़क गर्मी से किस तरह पिघल रही है। ये सारी खबरें आज फिक्र आपकी में होंगी, लेकिन सबसे पहले हमने कल फिक्र आपकी में आपको बताया था कि अतीक अहमद की ना तो वैन पलटेगी और ना ही उसका एनकाउंटर होगा। योगी सरकार का इरादा अतीक जैसे माफियाओं की हेखड़ी निकालना है और हो भी वही रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे ने पुलिस वैन के अंदर बैठे अतीक अहमद से सवाल किए। आप भी देखिए डरे हुए अतीक ने कैसे इस दौरान किन शब्दों का इस्तेमाल किया। अतीक क्या कह रहा है देखिए। मुझे मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी में तो मिल चुका हूं, फिर भी रगड़े जा रहे हैं। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। साबरमती जेल में मुझे परेशान किया जा रहा है। जेल से मैंने कोई फोन नहीं की, मैंने कोई साजिश नहीं की। मीडिया की वजह से मैं बचा हूं। पिछले 6 सालों से जेल में बंद हूं। मेरी पत्नी फरार है, नहीं तो जेल में डाल देंगे। मेरा बेटा नाबालिग है, उसने कुछ नहीं किया। अतीक अहमद ने यह बातचीत वैन के अंदर से उस वक्त की जब उसके अगल बगल में पुलिस वाले बैठे थे। किसी ने अतीक को मीडिया से बात करने से नहीं रोका। सवाल है कि क्या अतीक, जो कभी बड़ा माफिया डॉन हुआ करता था, अब यूपी पुलिस की नजर में 2 कौड़ी का गुंडा है, या पुलिस यह दिखाना चाहती है कि अतीक अहमद क्या था और क्या हो गया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार ने कहा मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में तो मिल गए। अब मट्टी में मिलने के बाद रगड़े जा रहे हैं। अतीक अहमद जिस पुलिस वैन में सवार था और मीडिया से बातें कर रहा था, उस समय की तस्वीर ध्यान से देखिए। कहिए क्या होता है? आपको हर बार वैन के अंदर 3 से 4 पुलिस वाले नजर आ जाएंगे। पुलिसकर्मियों की पीठ मीडिया के कैमरे की तरफ दिख रही थी और अतीक का चेहरा कैमरे की ओर था। कभी सामने से तो कभी घूमकर वो इंटरव्यू दे रहा था। अतीक ने जब टीवी 9 भारतवर्ष को इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद पुलिस वालों ने वैन का पर्दा गिरा दिया और अब पर्दा गिराने की तैयारी चल रही है। देखिए साबरमती जेल से प्रयागराज के बीच कई बार ये लगा जैसे पुलिस वालों की ओर से ऐसा करने की छूट दी गई। सुनिए अतीक अहमद ने टीवी 9 संवाददाता विपिन चौबे से क्या कहा। आपको परेशान किया जा रहा है, डर लग रहा है, अब अपने गुनाहों की सजा मिल रही है। आपने गुनाह नहीं किए हैं, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं आप पर, आपने गुनाह किए हैं। अदालत में तय हुआ, डर लग रहा है। मीडिया से मीडिया है इसलिए डर नहीं लग रहा, कहना चाहते हो, लेकिन पछतावा है अपने किए पर, पछतावा है। उमेश पाल हत्याकांड का आरोप है आप पर, दर्जनों मामले आप पर दर्ज हैं। हाँ, तो आपका बेटा फरार क्यों है? जो बड़ा असद जिसने गोलियां चलाई थी वो फरार क्यों है? आपकी पत्नी फरार क्यों है? आपकी पत्नी फरार क्यों है? आए तो फरार होने से काम चलेगा? कोर्ट में सामने पेश होकर सफाई पेश करना चाहिए ना, कोर्ट में जाएगी। तो उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को भी इस केस में आरोपी बनाया है। फातिमा पर शूटरों की मदद करने और हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा बहन आयशा नूरी को भी आरोपी बनाया गया है। आयशा की दोनों बेटियां भी अब आरोपी हैं। प्रयागराज से लेकर मेरठ तक तीनों मां बेटी की तलाश की जा रही है। यूपी पुलिस भरोसा दिला रही है कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक और उसके करीबियों को सजा मिलकर रहेगी, लेकिन न्याय को लेकर उमेश पाल की मां और पत्नी की उम्मीदें अब टूट रही हैं। पुलिस एक तरफ साबरमती जेल से प्रयागराज तक अतीक की परेड करा रही है, तो दूसरी ओर उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक की पत्नी शाइस्ता अब तक गिरफ्त में नहीं आई। उस पर 50,000 का इनाम है, वो कहां छिपी है?
47 दिन बाद भी इस सवाल पर पुलिस की चुप्पी है। यही वजह है कि उमेश पाल की मां पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा रही है। 1.5 महीना हो गया, 50 दिन, अभी तक हमको अदालत से कोई न्याय नहीं मिली। लेकिन आगे होता क्या है ये तो जनता बताएगी या काले कोट वाले बताएंगे। उमेश पाल की पत्नी जया पाल एक दिन पहले तक कह रही थी कि अतीक का एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन अब वो ये पूछ रही हैं कि जिन लोगों ने दिन दहाड़े बम चलाए, पति को गोलियों से भूना, वो अब तक गिरफ्त में क्यों नहीं आए। देखिए, मैं प्रशासन और शासन से यही मांग कर रही हूँ कि मुझे न्याय दिलाएं, चाहे जैसे दिलाएं। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक का बेटा असद कब पकड़ा जाएगा? गुड्डू मुस्लिम, साबिर और गुलाम मोहम्मद जैसे 3 और मुख्य आरोपी कब गिरफ्त में आएंगे? इन सवालों का जवाब पीड़ित परिवार को कब मिलेगा? वैसे अब तक उमेश पाल केस में योगी सरकार अतीक के साथ कानून के दायरे में रहकर एक्शन ले रही है। इसी कड़ी में पुलिस के साथ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी भी हरकत में है। ईडी ने आज यूपी में अतीक के 13 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। उसकी करीब 150 करोड़ रुपए कीमत की प्रॉपर्टी की पहचान की। अतीक के आधा दर्जन से ज्यादा गुर्गों के घर छापेमारी की। कालिंदीपुरम में अतीक के कथित फाइनेंसर खालिद जफर के घर छापेमारी की। ऐसी सूचना थी कि अतीक की पत्नी शाइस्ता खालिद जफर के ही घर में रह रही थी। शाइस्ता मौके पर नहीं मिली। उमेश पाल शूटआउट केस में शाइस्ता वांटेड है और 50,000 का उस पर इनाम घोषित है। ईडी को अतीक के फाइनेंसर के घर से 75 लाख रुपए नकद, विदेशी मुद्रा, 200 बैंक खातों के दस्तावेज और 50 शेल कंपनियों का पता चला है। अतीक और उससे जुड़े लोगों के 100 बेनामी संपत्तियों का भी पता चला है। उधर यूपी के 2 माफियाओं के बुरे दिन शुरू हैं। जी हां, अतीक अहमद प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच चुका है। कल रिमांड लेने के लिए उसे सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं 3 दिन बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी पर फैसला आने वाला है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत साल 2007 में मुकदमा दर्ज हुआ था। 2012 में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। 1 अप्रैल को इस केस में बहस पूरी हो चुकी है और अदालत 15 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। तो कल अतीक 2 दिन बाद मुख्तार की पेशी। वैसे अतीक को लेकर प्रयागराज की कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कोर्ट परिसर में पीएसी की 3 बटालियन और आरएएफ के जवान मौजूद रहेंगे। सिविल पुलिस के 1000 सुरक्षाकर्मी आसपास रहेंगे। एलआईयू, आईबी की टीम मुस्तैद रहेगी। कल उसी वकील को कोर्ट में जाने दिया जाएगा जिसका पहले से केस लगा होगा। यानी अतीक एक तमाशा की पिक्चर कल दिन भर सुर्खियां बनेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। और अब गहलोत की जादूगरी, लालू भ्रष्टाचारी क्वेश्चन मार्क। जी हां, अतीक अहमद के जरिए योगी सरकार अपराधियों को सख्त मैसेज दे रही है, लेकिन हम जिस मैसेजिंग की बात कर रहे हैं वो राजनीति में बहुत मायने रखता है। आज दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो जुगलबंदी दिखाई दी, उसमें भी संदेश छिपा है जो 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली में है और वो विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं। इसी दौरान एक तस्वीर आई जिसमें नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दिख रहे हैं। तस्वीर खिंचवाने के दौरान तेजस्वी थोड़े पीछे रह गए थे तो राहुल गांधी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आगे लाने की कोशिश की। ये राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच सामान्य शिष्टाचार की तस्वीर थी, लेकिन जिस वक्त दिल्ली में राहुल और तेजस्वी के बीच ये केमिस्ट्री दिखी, उसी वक्त कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कुछ नाम का जिक्र किया और ईमानदार रेल मंत्रियों की लिस्ट से लालू यादव का नाम ही हटा दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि साल 2014 के बाद से रेलवे में भ्रष्टाचार खत्म हुआ। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर जवाब देने के लिए ट्वीट किया। गहलोत ने साल 2014 से पहले के सभी रेल मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मसले पर नाम ले लेकर क्लीन चिट देने की कोशिश की, लेकिन इस लिस्ट से लालू यादव का नाम आउट कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे दुख है कि आज आपने मेरी मौजूदगी में 2014 से पूर्व के रेल मंत्री गणों श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री जगजीवन राम, सरदार स्वर्ण सिंह, श्री गुलजारी लाल नंदा, श्री के हनुमानथैया, श्री ललित नारायण मिश्र, श्री कमलापति त्रिपाठी, श्री मधु दंडवते, श्री पीसी सेठी, श्री एबीए गनी खान चौधरी, श्रीमती मोहसिना किदवई, श्री माधव राव सिंधिया, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री जनेश्वर मिश्र,
श्री सी के जाफर शरीफ, श्री रामविलास पासवान, श्री नीतीश कुमार, श्री राम नायक, सुश्री ममता बनर्जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सभी के कार्यकाल के फैसलों को भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। और ट्वीट करने के बाद अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनसे पूछा गया कि रेल मंत्रियों की लिस्ट में लालू यादव का नाम उन्होंने क्यों नहीं लिखा, तो उनके जवाब से यह साफ था कि वो जानबूझकर लालू यादव, जी हां, लालू यादव, इनका नाम लिखने से बच रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, साथ में ये भी कहा कि पूर्ववर्ती रेल मंत्री किस तरीके के फैसले लेते थे। उन्होंने आपकी मित्रता के लिए भी आभार जताया। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इस पर? मैंने ट्वीट कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। आपने अभी ट्वीट की बात की, उसमें लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री का नाम नहीं है इस ट्वीट में। नहीं, ट्वीट किया मैंने प्रधानमंत्री जी को लेके किया। नहीं, लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री रहे हैं सर, पूर्व। उसमें आप पढ़ लीजिए, उसमें सब बात आ जाएगी। कहते हैं सियासत में जो बात कही नहीं जाती उसके भी बहुत मायने होते हैं। खैर, अब आपको बताते हैं कि विवाद की शुरुआत कहां से हुई। आज राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन मिली और पीएम मोदी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखाई। जयपुर में अशोक गहलोत और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद थे। अपने 17 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने रेलवे के विकास कार्यों का जिक्र किया और 2014 से पहले रेलवे में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उछाल दिया। बिना नाम लिए जमीन के बदले नौकरी की बात कहकर लालू के परिवार को टारगेट भी किया। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत ये थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत ये थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। और आज जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली में हैं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विपक्षी मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में लालू यादव के भ्रष्टाचार का जिक्र करके राजनीतिक दांव चल दिया और उस दांव में कांग्रेस फंस गई। अशोक गहलोत ने लालू के खिलाफ उस वक्त रिएक्ट कर दिया जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव से हाथ मिला रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोदी विरोधी मोर्चा बनाने के लिए विपक्षी दलों में आज काफी तेजी दिखी। राहुल का नीतीश को एक पॉलिटिकल ऑफर भी दिखा, वो भी इसकी भी बात करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्ष को एकजुट करने का फ्यूचर प्लान तैयार हुआ। मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुख्य तौर पर शामिल हुए। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी पहली बार नीतीश कुमार से मिले, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री दिखी। मीटिंग की डिटेल आपको बताएं उससे पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यह तस्वीर लोकसभा चुनाव की बिग पिक्चर का एक ट्रेलर है। इस तस्वीर में दिख रहे नेताओं पर ही मोदी विरोधी गठबंधन को मजबूत करने का दारोमदार है। तो खड़गे के घर हुई मीटिंग में सिर्फ कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के बड़े नेता शामिल थे। इन तीनों दलों ने मिलकर बिहार में सरकार चलाई है और अभी भी चला रहे हैं, लेकिन बैठक में बड़े लेवल पर अलायंस बनाने की बात हुई है। नीतीश कुमार ने कहा कि सब फाइनल है, अब ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को साथ लाने की कोशिश करनी है। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना, और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है। अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे। तो कांग्रेस को लग रहा है कि आज की मीटिंग 2024 इलेक्शन के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे हो या फिर राहुल गांधी, दोनों ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। राहुल ने कहा विचारधारा की लड़ाई में जो भी पार्टी सहयोग देगी उन्हें साथ लेकर चला जाएगा।
ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और अब ये जानिए कि मीटिंग में मुख्य मुद्दे क्या थे। मीटिंग में विपक्षी एकता को मजबूत करने पर मंथन हुआ। ज्यादा से ज्यादा दलों को साथ लाने पर बात हुई। सहयोगी दलों के बीच बेहतर केमिस्ट्री बनाने पर चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री पद के हॉट चेयर के मुद्दे को किनारे कर दिया गया। टीवी 9 भारतवर्ष को जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार पटना से लखनऊ और कोलकाता से हैदराबाद की फ्लाइट पकड़ने वाले हैं। यह यात्रा मोदी विरोधी गठबंधन को मजबूत बनाने की कोशिश है। राहुल और नीतीश की बैठक में इस बात पर आम सहमति बनी है कि जिन दलों से कांग्रेस संवाद नहीं कर पा रही है उनसे नीतीश कुमार बात करेंगे। नीतीश ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से बात करेंगे। आने वाले दिनों में उनकी केसीआर, जगनमोहन रेड्डी और नवीन पटनायक से भी मुलाकात होगी। राहुल की तरफ से विपक्षी पार्टियों का एक कार्यकर्ता सम्मेलन करने का प्रस्ताव आया, लेकिन फिलहाल यह बात आगे नहीं बढ़ पाई। बातचीत की गाड़ी पटरी पर दौड़ी तो अप्रैल के अंत में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। तो आज की मीटिंग का अगर कोई हाईलाइट है तो वो नीतीश कुमार है। ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष को साथ लाने के लिए नीतीश कुमार ने कमर कस ली है। नीतीश कुमार 2 दिन से एक्टिव हैं। कल वो दिल्ली पहुंचे, कल ही लालू यादव से मुलाकात की। मुलाकात मीसा भारती के घर पर हुई। नीतीश और लालू की मुलाकात के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि लालू ने ही कांग्रेस नेताओं के साथ नीतीश कुमार की मीटिंग का पूरा खाका तैयार किया। उसी रोड मैप के तहत नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पहले राहुल गांधी से मिले और देर शाम उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई। केजरीवाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा, सब तय हो गया। अरविंद केजरीवाल से पत्रकारों ने पूछा कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, क्या नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की क्वालिटी है। इस सवाल पर नीतीश कुमार ना करते हुए हाथ हिलाते दिखे। केजरीवाल ने कहा, सारे प्रश्नों के जवाब आज नहीं दिए जा सकते, जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। पूरी बातचीत हो गई और तय हो गया। तो क्या तय हो गया? तो थोड़ा विपक्ष की एकता के लिए हम लोग काम करेंगे। नीतीश जी ने पहल की है और सबको इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, विपक्ष को इकट्ठा कर रहे हैं, दलों को इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। हम पूरी तरह से इनके साथ हैं और जिस तरह से ये सबको जोड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। नीतीश जी तो लालू यादव की प्लानिंग और नीतीश कुमार की कोशिशों पर बीजेपी ने करारा हमला किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, सारे भ्रष्टाचारी मिल गए। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महाठगबंधन बनता है। भ्रष्टाचार छिपता नहीं है। लोग इनकी नीतियों को जानते हैं कि ना इनके पास कोई नीतियां हैं, ना नेतृत्व है, ना ही साफ नीयत है। और जब नीयत में ही खोट हो तो जनता कभी वोट नहीं देती। तो 2024 नजदीक आते ही पीएम मटेरियल कहलाने वाले नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक साथ लाने वाले ड्राइविंग फोर्स बनने की कोशिश में है। पिछले साल अगस्त में बीजेपी से अलायंस तोड़ने के बाद से ही नीतीश कुमार एक्टिव हैं। पिछले साल सितंबर में नीतीश ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इस दौरान उनकी शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी और डी राजा से भी मुलाकात हुई। कुछ दिन बाद नीतीश कुमार हरियाणा में आईएनएलडी की रैली में गए, जहां नीतीश ने कहा कि अगर सभी विपक्षी साथ आए
तो बीजेपी बुरी तरह हार जाएगी। इसी दिन शाम को नीतीश ने दिल्ली में सोनिया गांधी और लालू यादव से मुलाकात की। तब नीतीश ने कहा, हम सबको साथ होकर चलना होगा और हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। नीतीश ने इस साल फरवरी में पटना में सीपीआई-एमएल के बड़े सम्मेलन को भी एड्रेस किया था। सीपीआई-एमएल के सम्मेलन में कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी नेता भी शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में नीतीश ने कहा था, अब देर ना करे कांग्रेस, एकजुट हुए तो 100 सीट से भी कम पर सिमट जाएगी बीजेपी। तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने में जुटे नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा रोड़ा भ्रष्टाचार है। लगभग सभी दलों पर भ्रष्टाचार का आरोप है और उसकी जांच जारी है, और यही बीजेपी की ताकत है। साथ ही अलग अलग नेताओं के प्रधानमंत्री बनने का सपना भी नीतीश की राह की बड़ी रुकावट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर बात करते हैं चीन के खिलाफ अरुणाचल के जन आक्रोश की, या कहें आज ड्रैगन को सीमावर्ती गांव से भारत के नागरिकों ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। आइए इसकी बात करते हैं। विपक्ष की मोर्चाबंदी के बाद अब चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी की आपको खबर दिखाते हैं। बड़ी दिलचस्प खबर है। 2 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश में किबिथु गांव का दौरा कर गृह मंत्री अमित शाह ने चीन को सीधा चैलेंज दिया। उन्होंने उस धरती से चीन को बहुत करारा चैलेंज दिया और आज उसी धरती से बीजिंग के खिलाफ स्थानीय लोगों ने आवाज बुलंद की है। ये तस्वीरें अरुणाचल में साजिश का गांव बसा रहे चीन को जरूर देखनी चाहिए। हिंद की सेना के साथ हर एक भारतीय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। प्रदेश के मियाओ इलाके में स्थानीय लोगों ने हाथों में झंडे बैनर लेकर चीन के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और नारेबाजी की। तो बीजिंग कैसे अरुणाचल में अपनी साजिश का जाल फैला रहा है और भारत कैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अपनी डिफेंस लाइन तैयार कर मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है, आइए जरा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यह बहुत अहम है। चीन को बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है। चीन की साजिश के गांव, एलएसी पर सैन्य इस्तेमाल के लिए उसने गांव बनाए और भारत का जवाब वाइब्रेंट बॉर्डर। कैसे, वो भी देखिए आप। गांवों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है भारत की तरफ से। इसके बाद चीन एलएसी के पास देखिए 628 जियाओकांग मॉडल गांव बसा रहा है चीन, जबकि अगर भारत की बात करें तो प्रोग्राम के तहत एलएसी से सटे 2967 गांव भारत ने चुने हैं जिनको वाइब्रेंट विलेज बनाया जा रहा है। अब आप समझिए चीन क्या कर रहा है। चीन हान लोगों को एलएसी के गांवों में बसा रहा है, जबकि भारत का जो वाइब्रेंट बॉर्डर है वो अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल के तमाम गांवों को, वहां पर लोगों को और डेवलपमेंट वहां पर लेकर जाया जा रहा है और लोगों को और ज्यादा वहां पर विकसित किया जा रहा है। लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है चीन, अगर चीन की साजिश के गांव की बात करें। और भारत अकेले अरुणाचल प्रदेश में 455 गांवों का विकास भारत ने किया है। ये बहुत अहम है और ये चीन के जवाब के तौर पर भारत वहां पर डेवलप करके चीन को बड़ा जवाब दे रहा है। गांव के लिए 3,76,000 करोड़ का निवेश चीन ने किया हुआ है। ये जो साजिश के गांव हैं, और यहां पर भारत सरकार चीन की चालबाजी पर अंकुश लगाने के लिए 4800 करोड़ की राशि खर्च कर रही है। अब आप अंतर देख लीजिए, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या मकसद है। अब आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए चीन को कैसे काउंटर किया जा सकेगा। जरा आप यह भी समझिए। एलएसी पर बने गांव भारत के लिए फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस साबित होंगे। इन गांवों में बसे स्थानीय लोग भारतीय सेना के लिए आंख और कान की तरह काम करेंगे। रोड और मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क के विकास से एलएसी पर सूचना तंत्र विकसित होगा, जिससे चीन के खिलाफ निगरानी तंत्र बनेगा। गांवों में युवाओं का पलायन रुकेगा और चीन की कब्जा करने की चाल पर अंकुश लगेगा। गांवों में अच्छी खासी आबादी होने के बाद चीन के लिए दावा कर पाना आसान बिल्कुल नहीं होगा। तो साफ है कि अरुणाचल में कदम रखने से पहले अब चीन 100 बार सोचेगा, क्योंकि इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे पर चैलेंज दे चुके हैं कि सुई की नोक के बराबर जमीन अब कोई नहीं ले सकता। कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। तो अमित शाह की धमकी और चीन के खिलाफ जनता का आक्रोश। साफ है कि अब अरुणाचल में चीन की साजिश का कोई दांव नहीं चलने वाला है।
लेकिन चलिए अब बात करते हैं आज की हमारी अगली लीड स्टोरी की। और वो क्या है लीड स्टोरी? अमृतपाल का सीक्रेट रूट एक्सपोज। जी हां, अब देशद्रोही अमृतपाल पर एक चौंकाने वाला एक्सपोजे, एक चौंकाने वाला खुलासा हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अमृतपाल को नेपाल के रास्ते तिब्बत भगाने का प्लान था। सूत्रों के मुताबिक इसमें चीन मदद कर रहा था। दूसरे देश में भगोड़े अमृतपाल को सेफ हाउस देने के लिए धर्मगुरु के तौर पर प्रोजेक्ट करने की साजिश थी। ऐसा पता चला है कि पप्पल प्रीत की गिरफ्तारी से इस मंसूबे पर पानी फिर गया। आईएसआई के आकाओं से अमृतपाल को निर्देश मिल रहे थे। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने प्लान टी के तहत उसे ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने को कहा था। मकसद फॉलोअर्स की नजर में खुद को बड़े लीडर की तरह पेश करना और सुरक्षा एजेंसियों का शिकार बताना था। पैदल चलकर ही पंजाब से नेपाल और नेपाल से तिब्बत भागने का ऑर्डर मिला था। तिब्बत में उसे बड़ा लीडर धर्मगुरु प्रोजेक्ट करने की साजिश रची गई थी। बैसाखी के मौके पर भीड़ की आड़ में प्लान को अंजाम दिया जाना था, लेकिन पप्पल प्रीत की गिरफ्तारी से इस पर पानी फिर गया। खबरें हैं कि अमृतपाल किसी धार्मिक स्थल या तीनों तख्त में से किसी एक पर सरेंडर कर सकता है। ऐसे में पंजाब पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। खुद राज्य के डीजीपी बंदोबस्त का जायजा ले रहे हैं। चलिए, अमृतपाल के सीक्रेट रूट के बाद अब आपको बताते हैं एक ऐसी खबर जो इससे आजकल हम सबको फील होने लग गया है। लेकिन गर्मी से क्या है, कोई सड़क पिघल गई है? सूरत में क्या हुआ है? अब बात गर्मी की कर लेते हैं, जो अगले हफ्ते से कहर ढाने वाली है। अभी अप्रैल का दूसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उसने आने वाले दिनों का अंदाजा दे दिया है। ये खबर हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन अगले हफ्ते से कैसे रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने का अनुमान है ये बताएंगे आपको आंकड़ों के साथ। पहले आपको एक तस्वीर दिखाना हम चाहते हैं, वो तस्वीर जरूर देखिए। ये तस्वीर जिसने भी देखी है वो हैरान है। पहले देख लीजिए हुआ क्या है। ये सूरत के अदजन पाटिया इलाके की एक सड़क की तस्वीर है। सूरत के चंद्रशेखर आजाद ब्रिज से अदजन पाटिया तक करीब 200 मीटर के हिस्से में सड़क पिघल गई। सड़क का ये हाल हुआ क्यों, अब ये समझ लीजिए। दरअसल गुजरात में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। कल अहमदाबाद का अधिकतम तापमान 41 डिग्री चला गया था। सूरत में भी तापमान 40 डिग्री के करीब बना हुआ है। सूरत महानगर पालिका का कहना है कि सड़क पर सुबह के वक्त कोलतार यानी डामर की लेयर बिछाई गई थी, जो दोपहर में गर्मी बढ़ने से पिघल गई। इसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सवाल सूरत महानगर पालिका पर भी उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि सड़क बनाने में करप्शन हुआ, घटिया क्वालिटी की डामर का इस्तेमाल हुआ, जिससे सड़क सुबह बनी और दोपहर होते होते गर्मी के कारण पिघल गई। तो झुलसाने वाली गर्मी अगर सड़क पिघला सकती है तो सोचिए आने वाले दिनों में हमारा, आपका, आम लोगों का क्या हाल होगा। हम सबको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। ऐसी आशंका इसलिए है क्योंकि मौसम विभाग का अगले हफ्ते भीषण गर्मी का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले हफ्ते अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा। कल अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मुंबई में कल अधिकतम तापमान 37 डिग्री पहुंच गया था। ओडिशा में अभी से लू चल रही है। कई इलाकों में तापमान 42 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिसके बाद ओडिशा सरकार ने 12 से 16 अप्रैल तक स्कूल बंद कर दिए हैं। तो गर्मी का सीधा रिश्ता बारिश से है। स्काईमेट का अनुमान है, स्काईमेट एक प्राइवेट वेदर एजेंसी है, उसका अनुमान है कि इस साल कम बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग ने सामान्य बारिश का पूर्वानुमान जताया है। यह भी बताया जा रहा है कि इस मॉनसून में उत्तराखंड और हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाकों में कम बारिश होगी। यानी इस दफा जलाने वाली गर्मी और कम बारिश के लिए आपको तैयार रहना होगा। चलिए अब आपको कुछ और बड़ी खबरें दिखाते हैं देश की इस वक्त फिक्र आपकी टॉप 9 में। आम आदमी पार्टी का ईडी पर गंभीर आरोप है। कहा ईडी की पिटाई से चंदन रेड्डी नाम के व्यक्ति के कान के पर्दे फटे। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ईडी हिटलर की तरह बना रही है गैस चैंबर, गन पॉइंट पर कबूल करवा रही है गुनाह। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज भी राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 18 अप्रैल को अब सुनवाई होगी। भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग मामले में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक नकाबपोश हमलावरों ने पहले थे सफेद रंग के कुर्ते पैजामे। एक हमलावर के हाथ में थी राइफल और दूसरे के हाथ में थी कुल्हाड़ी।
भारत में पहली बार नदी के नीचे दौड़ी मेट्रो। आज अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन किया गया। हुगली नदी के नीचे से होते हुए कोलकाता से हावड़ा पहुंची ट्रेन। अगले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा भारत। पेरिस में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, 2047 तक भारत 30 से 35 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी करेगा हासिल। भारत में कोरोना मामलों में उछाल। 24 घंटे में 7,830 नए मामले सामने आए। सूत्रों से खबर, आईसीएमआर ने नए वेरिएंट 1.16 पर की रिसर्च। भारत में एंडेमिक स्टेज की तरफ बढ़ रहा है कोरोना। 10 दिन बाद कम हो सकते हैं मामले। धोती कुर्ते में माथे पर त्रिपुर लगाए बागेश्वर धाम के मंच पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मंच से गाया भजन, भगवान को पाने का रास्ता भी बताया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शाहजहांपुर में लाडली बहन कार्यक्रम में शिरकत की। महिलाओं को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने मंच से गाया, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। ओडिशा के पुरी जिले में झामू यात्रा में जलते हुए अंगारे पर चलते नजर आए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। और आइए चलते हैं अब बिग वॉल पर और बात करते हैं हमारी अगली खबर की। और बात वॉर की, यूक्रेन वॉर की, पुतिन की एटमी तैयारी की। जी हां, पहले ये बड़ी खबर जो आ रही से जुड़ी हुई वो आप देख लीजिए। यूक्रेन की आर्मी का रूस पर जबरदस्त पलटवार सामने आया है। एमएलआरएस से रूसी ठिकानों पर रॉकेट बरसाए हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेनी हमले तेज हो गए। तो पुतिन की एटमी तैयारी क्या है? पुतिन के मन में क्या चल रहा है? पुतिन क्या कोई एटमी अटैक करने वाले हैं? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन वॉर जोन से आ रही खबरें भी आपको सबसे पहले दिखानी जरूरी है। वो देखिए, बाखमुत में रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक जंग चल रही है। लुहांस्क बॉर्डर गार्ड्स के जवानों को टारगेट किया गया है। लुहांस्क बॉर्डर गार्ड्स के जवानों ने जबरदस्त टक्कर दी और टक्कर देने के बाद कैसे वहां पर रूस के जवानों को बिल्कुल नाको चने चबवा दिया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर बाखमुत से ही। बाखमुत के पूर्वी हिस्से में भिड़े रूस यूक्रेन के जवान। एक स्कूल की बिल्डिंग में जारी है जबरदस्त जंग। 30 से 50 मीटर की दूरी से एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए दिखे। तो आइए आपको जो दिखाते हैं, ये 3 खबरें हमने आपको जो वॉर जोन से आ रही है वो दिखाई। यूक्रेन कैसे रूस पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है, एमएलआरएस से कैसे ताबड़तोड़ अटैक कर दिया उसने रूस पर, यह आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में। दूसरी तस्वीर में लुहांस्क बॉर्डर गार्ड्स जो कि यूक्रेन की सेना है, उसके जवानों को कैसे रूस ने टारगेट किया और कैसे उन जवानों ने जबरदस्त टक्कर दी रूस को, वो आप देखिए। और तीसरी खबर में कैसे एक स्कूल की बिल्डिंग में रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने आ गए। 30 से 50 मीटर के दायरे में एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे थे, वो आप देख सकते हैं। चलिए और अब बात करते हैं उसी की जिसके बारे में अभी हम आपके बात बता रहे थे, पुतिन की एटमी तैयारी। क्या पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं? पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी क्या है? यह खबर देखिए। रूस का सबसे विध्वंसक मिसाइल परीक्षण। जी हां, रूस ने किया आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट। आईसीबीएम ने कजाकिस्तान में सेट किए टारगेट को तबाह कर दिया, यानी अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया उसने। यह आईसीबीएम 11,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। रूस के आईसीबीएम टेस्ट से नेटो देशों में खलबली मच गई है। तो ये सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, बल्कि आने वाली तबाही का सिग्नल है। कैसे? आइए जरा इसको आपको समझाते हैं कि ये कैसे एटमी युद्ध का काउंटडाउन शुरू कर रहा है। आप देखिए, कपुस्टिन ग्राउंड से आईसीबीएम का टेस्ट किया रूस ने। आईसीबीएम से कजाकिस्तान में टारगेट नष्ट कर दिया गया। आईसीबीएम मिसाइल की रेंज 11,000 किलोमीटर है। 6 वॉरहेड अपने साथ ले जाने में यह सक्षम है। पिछले महीने यार्स आईसीबीएम से अभ्यास किया था रूस ने। हजारों सैनिकों के साथ अभ्यास किया गया। आईसीबीएम टेस्ट से नेटो देशों में खलबली मच गई है और यह इस वॉर के बीच एक बड़ा मैसेज है पुतिन का कि हम तैयार हैं।
तो आइए, यूक्रेन वॉर के लिए पुतिन की एक और बड़ी तैयारी का खुलासा हुआ है। पहले वो खबर दिखाते हैं आपको, फिर उससे जुड़ा आपके पास सामने पूरा उसका कच्चा चिट्ठा भी रखेंगे, पूरी जानकारी रखेंगे। यूक्रेन में विनाशक हथियार चला सकता है रूस, ये एक बड़ी खबर आ रही है। रूसी फौज को थर्मोबैरिक MLRS मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, एक बार में कई सारे रॉकेट छोड़ने वाला सिस्टम दिया गया है। कम शक्तिशाली परमाणु हथियार जैसा इसका असर होगा, केमिकल वेपन एक्सपर्ट ब्रेटन गॉर्डन का यह दावा है। तो देखिए, क्या यहां पर पुतिन के पास ऐसा कोई बॉम्ब है जो न्यूक्लियर हमले जैसा ही या उससे थोड़ा कम असर कर सकता है? क्या ये पुतिन इस बॉम्ब का, इस हथियार का इस्तेमाल इस वॉर में करने वाले हैं? ये वाकई दुनिया की चिंता बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि थर्मोबैरिक MLRS महाविनाशक हथियार माना जाता है। रूसी एयरबोर्न फोर्स को थर्मोबैरिक MLRS मिला है। रक्षा मंत्रालय ने TOS-1A थर्मोबैरिक की पुष्टि की है। नया हथियार न्यूक्लियर वेपन जैसा ही विनाशक बताया जा रहा है। रूसी मीडिया के हवाले से यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का यह दावा है। केमिकल वेपन एक्सपर्ट गॉर्डन ने जानकारी दी, धमाके से पूरी बिल्डिंग तबाह कर सकता है यह थर्मोबैरिक बॉम्ब। छोटे परमाणु वेपन की तरह उपयोग कर रही है इसका रूसी सेना। अब बिग वॉल पर इससे जुड़ी कुछ जानकारी देते हैं कि आखिर थर्मोबैरिक से क्यों यूक्रेन में दहशत है। इस TOS-1A थर्मोबैरिक से यह रूस का सबसे घातक नॉन न्यूक्लियर वेपन बताया जा रहा है। 220 mm 220 mm कैलिबर का रॉकेट इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 15 सेकंड में 30 राउंड रॉकेट दागने की क्षमता है इस TOS-1A में, और इसकी फायरिंग रेंज, TOS-1A की फायरिंग रेंज 500 मीटर से 3500 मीटर तक है। फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव से हमला करने वाला लॉन्चर है ये, और ये बहुत खतरनाक हथियार है, नॉन न्यूक्लियर वेपन, जिसका इस्तेमाल रूसी सेना कर रही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है रूस की तैयारी से जुड़ी हुई। जमीन के साथ साथ समंदर में रूस की घातक तैयारी चल रही है। ये खबर देखिए, ब्लैक सी में रूसी मिसाइल फ्रिगेट की आर्टिलरी फायरिंग, एयर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉर फेयर ड्रिल से दिखाई ताकत। रूसी युद्धाभ्यास में एडमिरल माकारोव फ्रिगेट शामिल। तो एक साथ जमीन से लेकर समंदर तक रूस की तैयारी दिखती है। तो ब्लैक सी में जंगी बिसात क्या रूस ने बिछा दी है? क्या ब्लैक सी अब जंग का अखाड़ा बनेगा? रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने जंग की तैयारी की, फ्रिगेट एडमिरल माकारोव के साथ युद्धाभ्यास किया। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयर डिफेंस को परखा गया। रूस को ब्लैक सी से क्रीमिया पर हमले का डर है। अमेरिकी दस्तावेज में खुलासे के बाद रूस अलर्ट हो गया। रूसी ब्लैक सी फ्लीट पर हमले कर चुका है यूक्रेन, और इसीलिए रूस इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहता। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए, और वो खबर नेटो से भी जुड़ी हुई है। यूक्रेन में 45% नेटो आर्टिलरी तबाह। रूस ने नेटो के हथियारों को तबाह किया। रूसी कामिकाजी ड्रोन से नेटो के हथियार नष्ट। अमेरिका, पोलैंड और इंग्लैंड से मिले हॉवित्जर को टारगेट किया गया यहां पर। तो देखिए, नेटो से जितने यहां पर हथियार मिले यूक्रेन को, उसमें से 45% जो है आर्टिलरी है वो तबाह हो गई है। यह कहा जा रहा है 45% नेटो आर्टिलरी नेस्तनाबूद कर दी रूस ने, नेटो के हथियारों को तबाह कर दिया। आइए बिग वॉल पर इस बारे में बात करते हैं। यूक्रेन में नेटो हथियार किस कदर नष्ट हुए हैं, जरा ये देखिए आप। बिग वॉल पर यहां पर आपके सामने आंकड़े रखते हैं। ये देखिए, नेटो से मिले 45% हॉवित्जर तबाह। हॉवित्जर जो छोटी तोपें जो होती है, छोटी गन्स जो वहां पर जो तोप की तरह काम लाई जाती हैं, कामिकाजी ड्रोन से हमला किया गया और हॉवित्जर बर्बाद कर दी गई। कौन से हथियार कितने तबाह हुए, जरा ये भी देख लीजिए। M777 जो अमेरिका की तरफ से ये हॉवित्जर गन मिली हुई थी, ये देखिए, ये 59 तबाह हो गए हैं। इसके अलावा M109 जो अमेरिका से यहां मिले हुए थे जो टैंक, ये देखिए, ये 13 तबाह हो गए हैं। इसके अलावा आप देखिए, हाइमार्स जो अमेरिका से मिले थे, जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, वो 14 यहां पर रूस ने तबाह कर दिए हैं। और SPG जो मिला था इनको पोलैंड और फ्रांस से, जो ये टैंक आप देख रहे हैं नीचे, ये 30 यहां पर तबाह हो चुके हैं। ये रूस ने तबाह कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी जंगी तैयारी की भी खबर है। वो देखिए, क्रीमिया में रूस की सबसे बड़ी जंगी तैयारी देखने को मिल रही है। 2 हाईवे पर रूस ने नए सैन्य ठिकाने बनाए हैं। 2 हाईवे पर सैटेलाइट इमेज में रूस की तैयारी का खुलासा हुआ है। यानी रूस क्रीमिया में कुछ ना कुछ रूस को ये लगता है बड़ा हो सकता है, और रूस कोई चांस लेना नहीं चाहता, इसलिए वहां पर उसकी जंगी तैयारी दिख रही है।
आइए जानते हैं क्रीमिया में कैसी किलेबंदी कर रहा है रूस, ये समझिए आप। मैक्सर की सैटेलाइट इमेज से एक बड़ा खुलासा हुआ है। 1287 लगभग 1300 किलोमीटर तक कई डिफेंसिव पोजीशंस तैयार की गई हैं। नीपर नदी पर बने पुल पर रूसी सेना की तैनाती की जा रही है। M17, M18 हाईवे पर हमले का खतरा ज्यादा है और ये कई बार रिपोर्ट्स में आ चुका है कि क्रीमिया पर यूक्रेन और अमेरिका अटैक कर सकते हैं, इसलिए रूस यहां पर कोई चांस लेते हुए नहीं दिखना चाहता। लेकिन एक बड़ी खबर देखिए, बायो वेपन। जी हां, कई बार रूस और यूक्रेन के युद्ध में इनका जिक्र हुआ, एक बार फिर से हो रहा है। युद्ध में विनाशक हथियार बायो वेपन वाला प्रहार। अमेरिका यूक्रेन में बना रहा है बायो वेपन कंपोनेंट। इस वक्त की एक बड़ी खबर इस वॉर से आ रही है। रूसी कमांडर इगोर किरिलोव ने बड़ा खुलासा किया है। डोनेस्क, लुहांस्क और खरसोन से ये सबूत मिले हैं कि बायो वेपन में इस्तेमाल किए जाने वाले कंपोनेंट्स को यूक्रेन में बनाया जा रहा है। तो अमेरिकी बायो वेपन पर एक बड़ा खुलासा, वो देखिए क्या है खुलासा। यूक्रेन रूस बॉर्डर के पास बायो वेपन कंपोनेंट बना रहा है यूज, जैविक हथियारों में इस्तेमाल किए जाने वाले कंपोनेंट। रूसी कमांडर इगोर किरिलोव ने वहां की ड्यूमा यानी संसद को यह जानकारी दी है। डोनेस्क, लुहांस्क और खरसोन में रूसी सेना को सबूत मिले हैं। 2000 पन्नों के डॉक्यूमेंट के आधार पर यह दावा किया गया है। बायो सुरक्षा की आड़ में बायो वेपन कंपोनेंट बना रहा है यूएस। कई चश्मदीदों से जानकारी जुटाने के बाद अमेरिका को घेरा गया है इस मुद्दे पर। और आइए अब एक खबर ऐसी जो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मायूस करो और आपको उस खबर देखकर अच्छा ना लगे। म्यांमार में किस तरह से नरसंहार किया है वहां की सेना ने, अब ये देखिए। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार के सेना के हमले की निंदा की है, वो खबर आपको पूरी बताएंगे अभी। म्यांमार में निर्दोष नागरिकों पर सेना की बर्बरता सामने आई है। अपने लोगों पर म्यांमार की सेना ने बम बरसाए हैं। म्यांमार सेना के हमले में 100 लोगों की मौत हो गई है। सेना ने अपने ही नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है म्यांमार में। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार सेना के हमले की निंदा की है। म्यांमार में सेना ने अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। निर्दोष नागरिकों पर सेना की बर्बरता सामने आई। फाइटर जेट से वहां पर बम बरसा दिए म्यांमार ने अपने ही लोगों पर, और वहां पर देखिए कैसे चारों तरफ लाशें बिखरी नजर आई। 100 लोगों की इस हमले में मौत हो गई। तो म्यांमार में सेना ने एक बार फिर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी और आम नागरिकों पर मौत बरसाते हुए 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। दुखद यह है कि इस हमले में बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। हमले को फाइटर जेट से अंजाम दिया गया। जरा सोचिए, जब सैन्य शासन के खिलाफ म्यांमार की आम जनता सड़कों पर उतरी थी, उसी वक्त म्यांमार की सेना ने हमला कर मानवता को तार तार कर दिया। इस कार्यक्रम में शामिल स्कूली बच्चे और आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। इस हमले में विरोधी ग्रुप NUG का ऑफिस भी तबाह हो गया।